तो बच्चों, अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है रिलेटेड नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि एक हस्बैंड ने लड़ाई झगड़ा हो जाने के बाद लड़ाई झगड़े को रेफर करते हुए अपने वाइफ के साथ एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वाइफ के फेवर में बनाया, जिसमें एग्री हुए वो कि वो पे करेगा मेंटेनेंस अपनी वाइफ को। लेकिन इस एग्रीमेंट में कोई कंसिडरेशन वाइफ की तरफ से मूव नहीं हो रही थी। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या वाइफ हस्बैंड को सू करके रिकवर कर सकती है? तो आंसर है कि जनरल रूल जो कंसिडरेशन का है वो तो ये कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट जो विदाउट कंसिडरेशन होता है वो वॉइड होता है। लेकिन सेक्शन 25 में इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। वैसे तो नॉर्मल रूल यही कहता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्ट्रैक्ट केवल तब एनफोर्स हो सकता है जब वहां पर कंसिडरेशन हो। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शंस में सबसे पहला जो एक्सेप्शन होता है वो होता है एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज। तो यदि नेचुरल लव एंड अफेक्शन का केस है तो कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी जरूरी हैं, और वो हैं कि यदि पार्टीज जो नियर रिलेशनशिप में हैं वो राइटिंग में आपस में एग्रीमेंट करती हैं और उसे जो कंट्री के लॉ है उसके हिसाब से रजिस्टर भी करा लेती हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही उनके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से होता है, तो ऐसे केस में वो एनफोर्सिएबल होता है, चाहे भले ही वहां कंसिडरेशन ना भी हो। एक रिटन और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट यदि नेचुरल लव एंड अफेक्शन के चलते पार्टीज के बीच में हुआ है, जो नेचुरल किसी नियर रिलेशनशिप में स्टैंड करते हैं जैसे हस्बैंड और वाइफ, तो ऐसे केस में वो एनफोर्सेबल होता है चाहे विदाउट कंसिडरेशन हो। लेकिन यहां पर यदि हम केस के फैक्ट्स को रेफर करें तो केस के फैक्ट में साफ साफ लिखा था कि जो एग्रीमेंट हस्बैंड वाइफ के बीच में हुआ है वो क्वेरल्स और डिसएग्रीमेंट को रेफर करते हुए है। यानी कि जिस समय एग्रीमेंट हो रहा था हस्बैंड वाइफ के बीच में, उस समय उनके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं था। तो बाकी कंडीशंस तो पूरी हो रही है, नियर रिलेशनशिप की पार्टीज हैं, रिटन एग्रीमेंट कर रही हैं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वो तो मिसिंग है। इसीलिए जो सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 की एक्सेप्शंस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी ही नहीं हो रही, तो एक्सेप्शन का केस भी नहीं है। और बात आई नॉर्मल रूल की, तो नॉर्मल रूल तो कहता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो इस इंस्टेंट केस में हमने देखा कि क्योंकि हस्बैंड ने रेफर करते हुए क्वेरल और डिसएग्रीमेंट अपनी वाइफ के साथ तब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वाइफ के फेवर में एग्रीमेंट किया था उसे मंथली मेंटेनेंस पे करने का, यहाँ पर वाइफ कुछ भी रिकवर नहीं कर सकती क्योंकि जो असेंशियल एलिमेंट था नेचुरल लव एंड अफेक्शन का पार्टीज के बीच में वो एग्रीमेंट करते समय मिसिंग था। इसीलिए ये केस एक्सेप्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब जो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पहले कभी आया था। एक बार क्या हुआ कि एक मिस्टर सोहनलाल थे, उन्होंने सोल्ड किया अपना 10 एकड़ का एग्रीकल्चरल लैंड मिस्टर मोहनलाल को 25 सितंबर 2020 को 25 लाख रुपए के लिए। जो प्रॉपर्टी पेपर्स थे उसमें साफ मेंशन्ड थी एक कंडीशन बाकी डिटेल्स के साथ कि जो कोई भी परचेज करेगा लैंड वो फ्री है और वो 9 एकड़ तो अपनी चॉइस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो बचा हुआ 1 एकड़ लैंड है वो उसे अलाउ करना होगा यूज करने के लिए मिस्टर छोटेलाल से। और मिस्टर छोटेलाल सन थे सेलर के, यानी कि सोहनलाल के। तो सोहनलाल जो है उन्होंने एग्रीमेंट में एक शर्त डाल दी थी कि 9 एकड़ लैंड तो जो बायर है वो इस्तेमाल कर सकता है, अपनी मर्जी से कर सकता है, लेकिन उसे छोड़ना होगा 1 एकड़ लैंड मिस्टर छोटेलाल के लिए, ताकि यदि वहां वो फार्मिंग या कोई भी एक्टिविटी अपनी चॉइस की करना चाहता है तो कर सकता है। यानी कि लैंड तो परचेजर का ही रहेगा, लेकिन उसे 1 एकड़ लैंड मिस्टर छोटेलाल के लिए यूज के लिए छोड़ना होगा। 12 अक्टूबर 2020 को मिस्टर सोहनलाल जो है उनकी मृत्यु हो गई और पीछे छूट गया उनका सन। 15 अक्टूबर 2020 को परचेजर ने वहां पर एक ऑडिटोरियम का कंस्ट्रक्शन शुरू किया पूरे के पूरे 10 एकड़ लैंड पर, और डिनाई कर दिया लैंड सन को यूज करने के लिए।
तो मिस्टर छोटेलाल ने केस फाइल कर दिया अगेंस्ट परचेजर। अब वो सुटेबल रिड्रेसल चाहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए बताएं और डिसाइड करें कि मिस्टर छोटेलाल का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा और क्या मिस्टर छोटेलाल इस केस में जीत पाएंगे। इस केस में दो सवाल उठते हैं कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सोहनलाल और मोहनलाल के बीच में, तो क्या छोटेलाल उसे एनफोर्स कर सकते हैं बीइंग स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरी बात, क्योंकि छोटेलाल ने कोई कंसिडरेशन तो यहां पे नहीं करी, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं। तो यहां पर दो चीजें डिस्कस की गई हैं। यहां पर एक एडिशनल पॉइंट आता है और वो होता है कि यदि कोई कोविनेंट रनिंग विद लैंड होता है, यानी कि जब कोई जमीन से जुड़ा हुआ अधिकार किसी व्यक्ति को मिला हुआ होता है, ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है, तो जो कोविनेंट रनिंग विद लैंड होते हैं उसमें यदि परचेजर को परचेज करते समय उस कोविनेंट का पता है, तो ऐसे केस में जो कोविनेंट अफेक्टिंग लैंड है वो इवन सक्सेसर ऑफ द सेलर के द्वारा भी एनफोर्स कराया जा सकता है। तो जो प्रॉब्लम यहां पर पूछी गई है उसमें दो तीन पॉइंट्स हैं, तो आओ सभी डिस्कस करते हैं। ये जो प्रॉब्लम पूछी गई है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर आधारित है, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी पर आधारित है, और जो सिद्धांत है जिस पर वो आधारित है उसे बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन बहुत असेंशियल एलिमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने का, और जैसा कि सेक्शन 2 सबसेक्शन डी कहता भी है, डेफिनेशन जो कंसिडरेशन की है कि कंसिडरेशन कैन फ्लो फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। और इस बात को सजेस्ट करने के लिए हम चिन्नैया वर्सेस रमैया का रेफरेंस भी ले सकते हैं। वैसे तो कंसिडरेशन जो है वो असेंशियल एलिमेंट है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। यदि कोई एग्रीमेंट है, कोई कोविनेंट है जो लैंड के साथ जुड़ा हुआ है, कोविनेंट कोई एग्रीमेंट यानी कि जिससे कोई राइट मिलता हो, तो यदि कोई कोविनेंट रनिंग विद लैंड है तो पर्सन जो लैंड परचेज करता है उसे कोविनेंट के बारे में पता है जिस समय वो लैंड परचेज कर रहा है। तो ऐसे केस में जो कोविनेंट अफेक्टिंग लैंड है वो इवन जो सेलर का सक्सेसर है वो भी एनफोर्स कर सकता है। इस गिवन प्रॉब्लम में मिस्टर सोहनलाल एंटर हुए थे कॉन्ट्रैक्ट में मोहनलाल के साथ। हालांकि मिस्टर छोटेलाल ने कोई कंसिडरेशन नहीं दी थी मिस्टर मोहनलाल को, लेकिन जो कंसिडरेशन जो है फ्लो हुई थी उसके फादर से, यानी कि सोहनलाल से मोहनलाल को, वही ऐसे केस में सफिशिएंट कंसिडरेशन मान ली गई थर्ड पार्टी की ओर से इस प्रॉमिस को एनफोर्स करने के लिए। और वो एनफोर्स कर सकते हैं, यानी कि छोटेलाल एनफोर्स कर सकते हैं 1 एकड़ लैंड जो उनका यूज का है, जो कि कोविनेंट के रूप में है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है और परचेज करते समय उसका नॉलेज भी थी मोहनलाल को। तो यहां पर जो डीड ऑफ सेल थी और जो प्रॉमिस मेड किया गया था मिस्टर मोहनलाल के द्वारा छोटेलाल को कि उसे अलाउ किया गया है यूज 1 एकड़ लैंड का, वो साइमल्टेनियसली एनफोर्स भी हो सकता है। अच्छा, मोरओवर यहां पर ये कहा गया है लॉ में कि जो कोविनेंट रनिंग विद लैंड है और यदि कोई परचेज कर रहा है उस लैंड को इस नोटिस के साथ, तो वो बाउंड है उन ड्यूटीज से जो लैंड को अफेक्ट करती हैं। इसीलिए कोविनेंट अफेक्टिंग लैंड को एनफोर्स कराया जा सकता है इवन सक्सेसर ऑफ द सेलर के द्वारा। और इस केस में मेन पॉइंट है भी यही, यहाँ पर जो छोटेलाल हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो सूट फाइल कर सकते हैं, हालांकि उन्होंने पर्सनली कोई कंसिडरेशन पे नहीं करी। इसीलिए मिस्टर छोटेलाल एंटाइटल्ड हैं और वे पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं मोहनलाल के खिलाफ उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, जिसमें ये कोविनेंट दी गई है कि छोटेलाल अपनी मर्जी से 1 एकड़ लैंड का यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए मोहनलाल को पूरे 10 एकड़ पर ऑडिटोरियम बनाने का अधिकार नहीं है।